आज जो है फिर से हम लोग फटाफट रिवीजन क्लास 9th के फटाफट रिवीजन में हम लोग का आज जो है क्लास जो है क्लास 9 का एपिसोड जो है, इस सीरीज जो है तीसरा चल रहा है, तीसरा सीरीज है। और तीसरा सीरीज में हम लोग पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि हम लोग पार्ट 1 पढ़ लिए थे, कोशिका एवं जीवन की आधारभूत इकाई। फिर उतक पढ़े थे जीवों की विविधताएं, जो है 3 चैप्टर मिलाकर 2 हमारा सीरीज बना हुआ है। और आज कोशिश करते हैं कि जितना हो सके पढ़ा लेते हैं। तो दो किताब दो जी बाबू। तो हम लोग कहाँ पढ़ लिए थे जी? नया चैप्टर पढ़ना है, नया चैप्टर पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है बाबू? अच्छा, स्वास्थ्य एवं रोग, भारतीय भवन का। देखिए भारतीय भवन का क्लास 9th, ये जब चैप्टर वाइज प्लाट, जब जहां चैप्टर समाप्त हो जाता है वहां जब अंतिम स्मरणीय आता, स्मरणीय स्पेशल पढ़ाएंगे क्लास में। पूरे क्लास 9th का स्मरणीय क्लास चलेगा, चाहे वह फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे वह बायोलॉजी का। सबका कराया जाएगा स्मरणीय। इसके बाद ही प्रश्नावली आता है, और प्रश्नावली के तहत चलिए पहला क्वेश्चन निकाल लीजिए। हम लोग जल्दी जल्दी बोलेंगे, फिर आगे बढ़ते चल जाएंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त हो क्या से? ऑप्शन, मानसिक तनाव से, रोग एवं मानसिक तनाव से, रोग से, बैक्टीरिया एवं वायरस से। सवाल को समझिए, सवाल समझिए। एक व्यक्ति स्वस्थ कब कहलाएगा? एक व्यक्ति स्वस्थ कब कहलाएगा? तो ऑप्शन में है मानसिक तनाव से। क्या वो मानसिक रूप से तनाव से मुक्त हो जाएगा तो क्या वो स्वस्थ कहला जाएगा? रोग से मुक्त हो जाएगा तो स्वस्थ कहलाएगा? नहीं। जबकि रोग एवं मानसिक तनाव दोनों से स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा, मुक्त रहेगा, तब क्या कहलाएगा? स्वस्थ कहलाएगा। जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर का नाम है जो है स्वास्थ्य एवं रोग। सुनिए, एपिसोड जो है, ये तीसरा सीरीज चल रहा है हमारा ना, ये तीसरा सीरीज है। पाठ जो है ये चौथा पाठ है ना, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर स्वास्थ्य की परिभाषा जान लीजिए। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य क्या है? किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य क्या है? तो सबसे पहली बात यह जानेंगे कि स्वास्थ्य का जो परिभाषा जो है WHO ने दिया था। कौन दिया था? WHO ने दिया था। WHO का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए बबुआ? तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेगा? ऑर्गेनाइजिंग, देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संघ या संगठन, विश्व स्वास्थ्य संघ। WHO का फुल फॉर्म होता है। और देखिए, यह जो है WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसीलिए देखिए, स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए हम लोग को भी, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। फिर सुन लीजिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है? निर्माण होता है। इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस भी मनाया करते हैं। स्वास्थ्य दिवस कितने अप्रैल को? 7 अप्रैल। अब देखिए, WHO ने क्या कहा था? एक स्वास्थ्य की बढ़िया परिभाषा क्या होना चाहिए? एक स्वास्थ्य की बढ़िया परिभाषा क्या होना चाहिए? तो किसी व्यक्ति की वह स्थिति है, किसी व्यक्ति की वह स्थिति, ये स्थिति को दर्शाता है। किसी व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें जो पूर्ण रूप से, पूर्ण शारीरिक रूप से, पूर्ण वह स्थिति है जिसमें पूर्ण रूप से क्या? शारीरिक रूप से होना चाहिए। शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हो, शारीरिक के साथ साथ कह लीजिए मानसिक रूप से स्वस्थ हो, और सामाजिक संपन्नता भी हो। सामाजिक संपन्नता
सुनिए, आप कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं। सुनिए, स्वास्थ्य की परिभाषा सुन लीजिए, चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग के लिए भी बढ़िया है ना। स्वास्थ्य की परिभाषा, आप सोचते हैं स्वस्थ क्या है? अरे स्वस्थ की परिभाषा होता है, आपको लगता है कि केवल हमारे शरीरों में बीमारी नहीं है, चाहे बीमारी हो गया, बीमारी नहीं हुआ तो इतना ही कि खाली सोचते हैं कि बस स्वस्थ है, नहीं है। चाहे दर्द नहीं हो रहा है हमारे शरीर में, पीड़ा नहीं है तो स्वस्थ है, नहीं। स्वस्थ होने के लिए ये जो है जरूरी है। जैसे पूर्ण स्थिति होना चाहिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी कोई तनाव वनाव नहीं होना चाहिए, और समाज भी आपको कहे कि ये रोगी जैसा नहीं लगे। जब समाज कह दे कि रोगिया है, तब आप स्वस्थ नहीं हैं। तो स्वस्थ की परिभाषा जान गए होंगे, किसी व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, न कि केवल बीमारियों का होना या पीड़ा का न होना। इतना की परिभाषा समझ लिए होंगे। अब चलिए अगला सवाल करते हैं आप लोग से। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं कहलाते हैं तीव्र, चिरकालिक, रोग लक्षण, रोग चिन्ह। चिरकालिक, लंबे समय तक बने रहना। चिरकालिक, चिर माने दीर्घ होता है, चिरकालिक या दीर्घकालिक, नाम याद कीजिए। चिरकालिक, चिरकालिक या दीर्घकालिक, दीर्घकालिक। अब सुनिए, ये ऐसे कभी कभी रोग आ जाता है जो लंबे समय तक रहता है, उसे क्या कहेंगे? चिरकालिक या दीर्घकालिक। संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है। जब मादा एनोफिलीज मच्छर जब काटता है तो कौन सा रोग होता है? टाइफाइड, पोलियो, क्षय रोग, मलेरिया। मलेरिया, क्या कहिएगा? मलेरिया। देखिए याद रखिए, मलेरिया ऐसे याद रखिए, मलेरिया जो है किसके काटने से होता है? मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मच्छर, मच्छर से क्या होता है? मलेरिया होता है। इसलिए मच्छर को भगा भगा कर सोना चाहिए। और वो भी, हाँ याद रखो, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया से समझदार है लड़का। मच्छर जो होता है, नर मच्छर कभी भी नहीं काटता है। जब भी मच्छर में आए तो कौन मच्छर कहना है? मादा मच्छर। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है मलेरिया, टिटेनस, मोटापा, हेपेटाइटिस। क्या कहिएगा? हेपेटाइटिस। क्या कहिएगा? हेपेटाइटिस। सुनिए, कह रहा है अच्छा, बेकार जल पीने से कौन सा रोग होगा? हेपेटाइटिस। क्या होगा? हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। संक्रमित जल पीने से, कौन जल पीने से? संक्रमित जल पीजिएगा तो क्या होगा? हेपेटाइटिस रोग होगा। चलिए सुनिए, एड्स का कारक है, एड्स का कारक है, सवाल पूछता है, सुनिए। एड्स, एड्स का कारक है तो हम जानते हैं, ऑप्शन जानिए। फंजाई, प्रोटोजोआ, HIV, बैक्टीरिया। क्या कहेगा? HIV। आप समझिए, जो है एस, AIDS, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, पढ़ाए थे ना, CNC, डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब देखिए HIV का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या कहिएगा? वायरस। ये फुल फॉर्म लिखवा दिए। स्वास्थ्य एवं रोग का जो है चैप्टर समाप्त हो जाता है। और सुनिए, आप जाते जाते एक बात याद रखिए, स्वास्थ्य होने के लिए शर्त क्या है? स्वास्थ्य होने के लिए, स्वास्थ्य होने के लिए, स्वास्थ्य होने के शर्त, एक शर्त होना चाहिए ना कि भाई स्वस्थ, कैसे हम लोग स्वस्थ या स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए, शर्त होने के लिए पहला बात आपको जानना होगा, पहला बात होना यही है कि भैया तुमको संतुलित आहार चाहिए। कौन आहार चाहिए? संतुलित आहार। कैसा आहार? संतुलित आहार। दूसरा, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य होना चाहिए। हम तो स्वस्थ ही हैं,
हमारे आसपास के लोग भी क्या हो, स्वस्थ हो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। तीसरा बात याद कर लीजिए, हम लोग क्या बताया है, संतुलित आहार, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। और देखिए यहां पर याद रखिएगा कि स्वच्छ हवा नहीं मिलेगा तो आप क्या है, स्वस्थ नहीं है। तब क्या कहेंगे हम लोग, स्वच्छ हवा। स्वच्छ हवा जरूरी है, हवा स्वच्छ हवा में हमें स्वच्छ हवा जो है लेना चाहिए, और जो है स्वच्छ भोजन एवं पानी भी पीना चाहिए। स्वच्छ भोजन एवं पानी की हमें जब पिएंगे तो हम अपने आप क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वस्थ भोजन एवं पानी हमारे लिए बहुत ही स्वस्थ होने की शर्त है। पांचवा जो है, आप सोचते हैं कि खा करके बस ऐसे ही रहेंगे, तो नहीं, व्यायाम का होना जरूरी है, व्यायाम एवं विश्राम जरूरी है। व्यायाम एवं विश्राम, समझ में आ रहा है तुम लोग को। और छठवां जो शर्त है, याद रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपके अंदर। नो एडिक्शन, याद रखिए, नो एडिक्शन, लत नहीं लगना चाहिए किसी प्रकार का। अगर आपको किसी प्रकार का लत है तो आप स्वस्थ नहीं है। नो एडिक्शन यानी दुर्व्यसन ऐसे याद करना चाहिए हिंदी में, का न होना। एडिक्शन किसी चीज का है तो भैया आप स्वस्थ नहीं है। चलिए अगला चैप्टर निकालते हैं, हम जानते हैं थोड़ा सा, हाँ क्योंकि स्वास्थ्य एवं रोग को बहुत बढ़िया तरीके से समझना होता है, इसलिए इस चैप्टर में थोड़ा सा समय दिया गया। चलिए स्वास्थ्य खाद्य संसाधन एवं पौधे, इस अगला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, आगे निकाल लीजिए आप लोग भी। खाद्य संसाधन एवं पौधे चैप्टर का नाम जो है, खाद्य ऐसे लिख लीजिए, खाद्य संसाधन। देखिए खाद्य संसाधन एक पौधे हैं, एक क्या है, जंतु हैं। याद रखिएगा, दो चैप्टर बचा हुआ है, खाद्य संसाधन क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पौधे, खाद्य संसाधन पौधे। चलिए निकालिए तो, खाद्य संसाधन पशु नहीं पढ़ा रहे हैं, खाद्य संसाधन पौधे पढ़ा रहे हैं ना, क्या नहीं। पहले बताइए, भोजन से हमें क्या मिलता है, भोजन से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा। यानी ऊर्जा जो है हमारा जो है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, भोजन। और यहाँ पे एक बात ही लिखा गया है, एक बात बता देते हैं, भोजन मानव द्वारा ऊर्जा प्राप्ति का एक मूल रूप है। बात सही है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है, ऑप्शन मिलाइए बारी बारी से, हम जानते हैं, थोड़ा सा निकाल लीजिएगा, आराम से पढ़ते रहिए। कीटनाशी का न्याय संगत उपयोग, सिंचाई की उचित व्यवस्था, खेती योग्य भूमि के क्षेत्रफल में विस्तार, समुन्नत प्रजातियों का उपयोग। हाँ देखिए, हरित क्रांति के बारे में क्या कहता है, हरित क्रांति, ये हरित क्रांति का अर्थ जानते हो क्या होता है, हरित क्रांति का श्रेय जो है किसने दिया था, तो एमएस स्वामीनाथन जी हैं, एमएस स्वामीनाथन जी। ये जो है हरित क्रांति जो है, ये समुन्नत प्रजातियों का उपयोग, यानी किसी भी प्रकार की खेती में कमी ना हो, प्रत्येक प्रकार की खेती जो है खूब बढ़िया से किया जाए। हरित क्रांति में किसी भी बीजों का समुन्नत उपयोग करेंगे बड़े स्तरों पर। अच्छा ऐसे बोएंगे तो नहीं होगा, एक जगह वो किसी बीज को बोने पर एक जगह नहीं होता है, पूरे बड़े क्षेत्रफल में, बड़े भूभाग में जब लगाएंगे तब उस प्रकार की क्रांति को हरित क्रांति कहा।
सुनो अगला क्वेश्चन, फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को क्या कहते हैं? फसल प्रजाति, सुनो, फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन, संकरण, पादप प्रजनन, पुनर्स्थानन, चयन। अच्छा, फसल में तुम लोग कहते हो ना, देखो घर पर सुना होगा कि हम लोग बीज निगम से बीज मंगाने जा रहे हैं। पिताजी कहाँ जा रहे हैं? बीज निगम में। यानी आप जानते हैं कि जो पहले वाला बीज हम लोग बोए थे उससे फसल जो है कम प्राप्त हुआ है, उससे फसल जो है बढ़िया से हम लोग को कोई अन्न नहीं मिला है। इसीलिए नए किस्म के जब बीज लाएंगे तब जाकर के एक उन्नत रूप में हमें क्या होगी? अन्न की प्राप्ति होगी। उसी को कहेंगे पादप प्रजनन। क्या कहेंगे? पादप प्रजनन। सुनिए, पादप प्रजनन के माध्यम से ही हम लोग फसलों में सुधार ला सकते हैं। सुनिए, पादप प्रजनन का उद्देश्य निम्नलिखित में से एक है, किसके लिए? तो सुनिए, रोगाणु प्रतिरोधी प्रजातियां, समुन्नत किस्म, पूर्व परिपक्वता वाली प्रजातियां, इनमें से सभी। क्या कहिएगा? हाँ, क्योंकि आप जानते हैं ना, पादप प्रजनन से उन्नत किस्म के बीज मिलते हैं और तमाम प्रकार के सुधारें भी इसमें रहती है। सुधार भी इसमें सबसे ज्यादा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला कौन नंबर आ गया? 4 नंबर। चलिए बताइए, किसी फसल की दो भिन्न वांछित गुणों वाली पृथक प्रजातियों के मध्य कृत्रिम पादप प्रजनन कराने की क्रिया को कहा जाता है? पादप संकरण, पादप प्रजनन, चयन, पुनर्स्थानन। संकरण, देखिए प्रजनन जो है इसमें एक जब कृत्रिम रूप से जब कराएंगे तो उसको संकरण करने का काम भी कहेंगे, तो पादप संकरण। अच्छा, घर पर सुने हो एगो बात तो नहीं ना, अब भी कहते हो तुम लोग हाइब्रिड वाला तुम बीज लाने के लिए कोशिश कीजिए। क्या कोई कहता है हाइब्रिड? तो हाइब्रिड का अर्थ ही होता है संकरण ना। बढ़िया किस्म के बीज हो जिससे कि हमें पैदावार जो हो बहुत अच्छे मात्रा में निकले। चलिए अगला पढ़ते हैं। पौधों को पोषक की आपूर्ति मुख्यतः किसके द्वारा होती है? जल द्वारा, वायु द्वारा, मृदा द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा। सबसे अधिक किसको? पौधा की कोई भी पौधा है, मान के चले पौधा है, ये जड़ जो है ये कहां से? मृदा में है कि नहीं है? और मृदा से ही सबसे ज्यादा यह जो है क्या लेता है? आपूर्ति पोषक ले लेता है। मिट्टी से ही ये जो पेड़ पौधा है ये ले लेता है अपने आप। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? मृदा हो जाएगा। वे पोषक, देखिए सवाल बढ़िया वाला है, वे पोषक जो पौधों के द्वारा बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं कहे जाते हैं बृहद पोषक, सूक्ष्म पोषक, खाद, रासायनिक उर्वरक। सूक्ष्म, अच्छा एक नाम है, देखिए इस नाम में आंसर छिपा हुआ है, सूक्ष्म पोषक। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, सूक्ष्म पोषक का अर्थ क्या है? कम मात्रा में, उसको कितना मात्रा चाहिए? अधिक कम? कम मात्रा चाहिए, इसलिए अल्प मात्रा कहा ना। अब सुनो, मृदा के पोषकों के पुनः पूरण के लिए किसका अनुप्रयोग किया जाता है? प्राकृतिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, दोनों, जल। बताओ दोनों, क्योंकि कोई भी, अच्छा एक बात बताओ, मृदा जैसी बनी रहे, इसमें अच्छी प्रकार के फसल उपजाया जाए, इसके लिए दोनों प्रकार का यहाँ पे। फिर सुनो, एक प्राकृतिक उर्वरक कह रहा है ना जी। अच्छा एक सवाल है आप लोग से, बताइएगा, प्राकृतिक उर्वरक एक होता है रासायनिक उर्वरक। आप बताइए आप लोग, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? चलिए बताइए, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? चलिए बताइए। कंपोस्ट, इंग्लिश मीडियम में कंपोस्ट और फर्टिलाइजर में क्या अंतर है? चलिए फर्टिलाइजर में क्या अंतर है? चलिए बताइए। खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? बता दीजिएगा तो हम वीर मान लेंगे आपको। अच्छा आप लोग दुकान पर क्या खरीदने जाते हैं? खाद खरीदने जाते हैं कि उर्वरक खरीदने जाते हैं? लेकिन यही तो हम लोग गलत बोलते हैं। हम लोग खाद खरीदने नहीं जाते हैं। जब हम लोग कहीं भी नहीं, कोई कहता है कि हम लोग खाद खरीदने जाएं, खाद खरीदने नहीं जाता है, वो क्या खरीदने जाता है? उर्वरक। और उर्वरक का संबंध सीधे रासायनिक उर्वरक है। उर्वरक का संबंध किससे है? रासायनिक से। और जो हम लोग
सड़े गले गोबर, मिट्टी या पत्तई या कोई भी सड़े गले चीजों का उपयोग करके जो कंपोस्ट बनाते हैं उसी को क्या कहा जाता है? खाद। केंचुओं का तैयार करना उर्वरक की खाद, खाद। केंचुओं का तैयार करना किसके तहत? खाद के तहत। तो इसीलिए खाद का उपयोग करना चाहिए, न कि उर्वरक का। खाद हम लोग घर पर तैयार कर सकते हैं। यही बात है, हो सकता है कि आ जाए परीक्षा में, इसमें अगले क्वेश्चन में। अच्छा, उर्वरक देखिए आइए गया, आ गया एकदम सीधा क्वेश्चन लड़ गया। उर्वरकों का ज्यादा उपयोग किस तरह की समस्या को पैदा करता है? वायु प्रदूषण करता है कि जल प्रदूषण? जल प्रदूषण। खाद छींटते हो तुम खेत में, खेत में तो रहता है क्या? जल। और जल एक स्थान से, जल एक जगह रहता है, जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो भैया सबसे ज्यादा क्या प्रदूषित होगा? जल। जल प्रदूषण होता है। उर्वरक से क्या होता है? जल प्रदूषण। कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या कहेंगे? हरी खाद, फार्म यार्ड खाद, कृमि कंपोस्ट, जटिल उर्वरक। क्या कहेगा? कृमि कंपोस्ट, कृमि कंपोस्ट, कृमि कंपोस्ट याद रखिएगा। कंपोस्ट माने वही तैयार करना, कृमि कंपोस्ट, कंपोस्ट। चलो बाबू और क्लियर करो। दो या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती, मिश्रित फसल उत्पादन, अंतर फसल उत्पादन, संकरण। मिश्रित फसल उत्पादन। मिश्रित का अर्थ है मिश्रण करके। मिश्रित का अर्थ है कि दो या दो से अधिक फसल उपजाया भी जा सकता है। समझिए, दो या, अच्छा हो गया, दो या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतारों में उगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए बहुत बढ़िया, देखिए निश्चित कतार कह रहा है, इसमें निश्चित एकदम यहाँ 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 आ रहा है, तो निश्चित कतार में उगाने की क्रिया को यहाँ पर सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अंतर फसल, अंतर फसल उत्पादन, अंतर फसल उत्पादन। अभी क्या था उससे पहले? मिश्रित फसल, मिश्रित फसल उत्पादन। सुनिए, सुन लीजिए, दोनों का अर्थ समझ कर जाइए। मिश्रित क्या है? दो या दो से अधिक फसलों को एक ही जगह पर उगाया जा रहा है, लेकिन निश्चित स्थान पर अगर उगाने का काम करेंगे तो दोनों के बीच में अंतर होना चाहिए ना। हाँ, यो एगो किसी प्रकार का पौधा यहीं पे, फिर दूसरे प्रकार का पौधा यहीं पे, नहीं, निश्चित स्थान पे। तो जब निश्चित स्थान पर कहेंगे तो उसके बीच में अंतर होगा, इसलिए उसको क्या कहेंगे? अंतर फसल उत्पादन। अब चलिए सुनिए, एक दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस प्रकार, अच्छा दलहनी फसल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे मिट्टी में उर्वरता बनी रहती है, नमी बनी रहती है, पोषक तत्वों की जो है बरकरार रहता है, बरकरार रहता है। चलिए सुनिए, एक दलहनी फसल को लगाने से खेतों में किस प्रकार की पूर्ति होती है? फास्फेट के, नाइट्रेट के, जल के, सल्फेट के, नाइट्रेट के। क्या कहिएगा? नाइट्रेट, नाइट्रेट के। कैसे कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन है? बे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? 78%। और यही जो है दलहनी फसल के पौधों के जड़ों में जा करके राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है, यह बटोरता है, अपने पास खींचता है और सीधे कर करके फिर वायुमंडल में छोड़ देता है, और इसी नाइट्रोजन को बनने के क्रम में एक नाइट्रेट भी तैयार हो जाता है ना। फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधों को, अच्छा आप लोग खेती करते हैं, खेती जब होता है तो हम लोग कभी कभार चले जाते हैं खेत पे, तो हम लोग देखते हैं तो कहते हैं हम लोग कि इसमें मान के चलो गेहूं बोए हैं, धान बोए हैं, और उसमें कोई अवांछित झरंगा निकल गया, मुरैना निकल गया, तो ये सब क्या है? अवांछित पौधे हैं, और इसी को किस नामों से जाना जाता है? खरपतवार के नाम से। क्या के नाम से? खरपतवार के। अच्छा, खरपतवार जो है ये क्या है? अवांछित पौधे। इसका जरूरत है हमें? इससे कोई फायदा होता है जी? नहीं होता है, लेकिन गाय गरु को चराने के लिए, काट कर खिलाने के लिए है, इसीलिए तो इसको छांट कर निकाल दिया जाता है, छांट कर निकाल दिया जाता है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रश्न कहता है खरपतवार हटाने की विधि को क्या कहा जाता है? जब फसल है और उसमें से खरपतवार, तो हम लोग अपने भाषा में, देहाती भाषा में कहते हैं सोहाई होता, माने सोहे जाते जा, लेकिन इसको सच में निराई कहा जाता है। कहा जाता है निराई कहा जाता है, निराई। समझिए, सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की
प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? 14% से कम होना चाहिए, 16% से 20% होना चाहिए, 21% से 25% होना चाहिए, कि 25% से अधिक होना चाहिए? बताइए। 14% से कम। हाँ, कहा था कि अच्छा ये बात कह रहा है। देखो, सुरक्षित भंडारण कहने का मतलब है, भंडारण कहने का मतलब जानते हो, वही हम लोग अपना भाषा में कहते हैं गोदाम। क्या कहते हैं? और गोदाम में ऐसा नहीं कि गोदाम के पास हाथ हो, यानी पूरा कीचड़ हो, या उसके पास पूरा पानी का जमाव हो, ऐसा नहीं। ऐसा भी गोदाम नहीं कि जहां पूरा तापमान लगता हो, पूरा घाम लगता हो, या पूरा धूप लगता हो। उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 14%। कितना होना चाहिए नमी? 14% से कम, 14% से कम होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायनों के उपयोग को क्या कर... आज आप लोग देखते हैं, जब खेती करने लगते हैं किसान लोग, तो एक लेकर जाते हैं रसायन छिटने के लिए, छिटा जाता है दवाई भाई, तो उसको किस नामों से कहा जाता है? शीत भंडारण, छिड़काव, धूमन, शुष्क भंडारण। तो धूमन, सुनो, डीडीटी छिड़काव तो होता ही है, लेकिन जब हम लोग अवांछित पौधों को खत्म करने के लिए, या पानी जैसा हम लोग फुहेरा मार करके खत्म करता है ना जी, उसको धूमन के नाम से भी जाना जाता है। यह जो चैप्टर हुआ क्या हो गया? समाप्त हो गया। फिर अगला तो हम लोग का जो है लास्ट चैप्टर बच गया है ना जी, सब हम लोग खत्म कर लिए। चलिए, अच्छा देखो, तुम लोग का चैप्टर याद करने का आसान तरीका, खाद्य संसाधन एक पौधा पढ़ाया है, तो खाद्य संसाधन अब क्या बचा होगा? पशु। खाद्य संसाधन पशु। कॉपी निकाल, किताब निकाल लीजिए, जल्दी जल्दी मिलाते चलिए, क्योंकि जो सब चैप्टर जो है पढ़ा दिए हैं। लास्ट में क्या चल रहा है? रिवाइज चल रहा है। चलिए सुनिए, लीजिए स्केच, इंक भरिए, इंक भरिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी? खाद्य संसाधन पशु पढ़ेंगे। खाद्य संसाधन पशु और जीव विज्ञान का जो है, यह जो है अंतिम चैप्टर है। चलिए सीखिए, कह रहा है कि रुक्षांश की अधिकता होती है, निकाल लीजिए, जल्दी जल्दी बोलिए। रुक्षांश की अधिकता होती है अनाज में, घास भूसा और चारा में, खनिज पदार्थों में, अंडे में। चलिए सुनिए, रुक्षांश का अर्थ क्या है? चलो बताओ, रुक्षांश, चलो सुनो, जब कोई गाय भैंस या कोई जीव जंतु जब कोई अपना खाना खाता है, उससे उसको क्या मिलता है? रुक्षांश मिलता है। और रुक्षांश किससे मिल सकता है? अनाज में, कि घास भूसा और चारा में? घास भूसा और चारा में। क्लियर करते चलिए, गलत मत बोलिए आप लोग। क्या पढ़ते हैं? नेपियर एक प्रकार का क्या है? सुनिए, अच्छा नाम है खाद्य संसाधन पशु। अब पशु कुछ कुछ खाएगा, तो उससे संबंधित सवाल क्या जवाब देना है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही अनेरे। नेपियर एक प्रकार का है, अनाज है, अनाज का है। नेपियर एक प्रकार का क्या है? तो बैक्टीरिया का कुछ है प्रकार, कि भेड़ की नस्ल का है, कि हरा चना का है? हरा चारा क्या है? चारा। अच्छा, जब पशु जब कोई चारा खाता है, और चारा में एक चारा कौन आता है? नेपियर। कौन होता है? नेपियर, हरा चारा। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, फंगस के कारण, कृमि के कारण। किसके कारण? कौन रोग? चलो बताओ। एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स रोग किससे होता है? बैक्टीरिया। क्या कहिएगा? बैक्टीरिया। और सुनिए, जब बैक्टीरिया कह लिए, तो इसी को किस नाम से जाना जाता है? जीवाणु के नाम से। और सुनो, एक और बात जान लो, जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। कृत्रिम तरीके से, अच्छा आप कह रहा है कि अच्छा एक होता है प्राकृतिक तरीके से, एक होता है कृत्रिम तरीके से। कृत्रिम में अच्छा किस में हम लोग शामिल हैं? प्राकृतिक में खुद से बन जाता है, कृत्रिम में हम लोग खुद अपने से बनाते हैं। कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य इकट्ठा करना कहलाता है वीर्य परिसंरक्षण, निषेचन, प्रतिरोपण, वीर्य संचयन। तो संचयन करने का काम करेंगे ना, संचयन करने का काम करेंगे। एक और सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है, वीर्य को कहाँ रखा जा सकता है? कौन सी गैस में संरक्षित करके? तो नाइट्रोजन गैस। कौन गैस?
नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, याद रखना। ब्लैक माइनोर्को का एक प्रकार का नस्ल है। आपसे सवाल पूछे, नस्ल पूछता है, हम लोग खाली गाय देखते हैं, भैंस देखते हैं, अरे भैंस में कौन भैंस है, गाय में किस प्रकार की नस्ल की गाय है, ये भी समझना होता है ना। ब्लैक माइनोर्को एक नस्ल है, का के, तो गाय के, कि भेड़ों के, कि मुर्गिया के, कि बकरियों के, मुर्गियों के। तो मुर्गी देखने से ही मत कहो कि सबको मुर्गी है, मुर्गी में कौन सा नस्ल है, मुर्गी में कौन सा नस्ल है, तो देखो ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक क्या है, माइनोर्को, ब्लैक माइनोर्को, ब्लैक माइनोर्को क्या है बबुआ, एक प्रकार के मुर्गी का नस्ल है, क्या के, मुर्गी का नस्ल, माइनोर्को। चलो ना, ठीक है। भारतीय नस्ल साहीवाल, देखिए साहीवाल के नाम सुने होंगे आप लोग, भारतीय नस्ल साहीवाल तथा स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित की गई संकर नस्ल की गाय है, गाय की नस्ल है। गाय जब तुम देखते हो तो ऑप्शन होना चाहिए कि साहीवाल है, साहीवाल है कि स्विस है ना। तो अब बताओ ये किस प्रकार की गाय है, करन स्विस, करन फ्राइस, फ्रीसीवाल, थारपाकर। करन स्विस, वो जो गाय होती है करन स्विस होती है, करन स्विस। अब सुनिए, और कितना रह गया जी, अच्छा पॉम्फ्रेट क्या है, पॉम्फ्रेट क्या है, मृदुजलीय मछली है, समुद्री मछली है, अंतःस्थलीय मछली है, झींगा की एक प्रजाति है, समुद्री मछली। नाम याद कीजिए, थोड़ा सा अटपटा पड़ता है बायोलॉजी में, पॉम्फ्रेट, ये क्या है, एक प्रकार के समुद्री मछली है, मछली है। और लास्ट क्वेश्चन, शहद का निर्माण होता है, अच्छा शहद माने बताओ, शहद माने क्या होता है, हो बबुआ बोलो, शहद खाने वाला होता है ना, मधुमक्खियों द्वारा तैयार किया जाता है ना। तो प्रश्न कहता है कि शहद का निर्माण करते हैं कौन, आराम से सुनो, शहद जब मधुमक्खी का एक कहानी है, कभी बता देंगे कभी क्लास में, ऑप्शन दिया है, सब में मधुमक्खी दिया है, सुनो कैसे, रानी मधुमक्खी, हर मधुमक्खी या ड्रोन, इसी को ड्रोन भी कहा जाता है, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी, इनमें से क एवं ख दोनों। कार्यकर्ता, जो सुनो, मधुमक्खी का एक झुंड होता है, मधुमक्खी का होता है, झुंड होता है, मधुमक्खी का एक झुंड होता है, और मधुमक्खी का झुंड में जो रानी मधुमक्खी होती है, कभी भी कहीं भी कोई कार्य नहीं करती है, वो बैठे रहती है। और जो है कार्यकर्ता जो मधुमक्खी है, इसमें कौन मधुमक्खी, कार्यकर्ता, कार्यकर्ता जो मधुमक्खी है, कार्यकर्ता मधुमक्खी, यही जो है सबसे ज्यादा शहद का निर्माण करती है, यही जो है फूलों पर जाती है, फूलों को चूसती है, उससे जो रस ला करके शहद का निर्माण करती है। तो हो गया चैप्टर समाप्त ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ देने के लिए, और आप भी इस सीरीज को, तीसरा सीरीज को जो है आप भी खूब बढ़िया तरीके से देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में कुछ बढ़िया बात लिखिए जिससे हमें हिम्मत मिले। और इसका फिजिक्स का भी हम लोग लाने का प्रयास करेंगे, और इसके बाद रसायन शास्त्र जल्द ही आएगा। तो ये जो जब आज वीडियो बना रहे हैं, और इस समय दिवाली का महीना चल रहा है, तो आपके लिए एडवांस में हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत धन्यवाद।